हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पेपर हो चुका है एमबीजी 05 का। तो सर ये पेपर वो पेपर आया था जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीरियसली इवन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ पेपर फ्रॉम इग्नो साइड। क्यों इस पेपर में ऐसा क्या था कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑनेस्टली मेरे कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आपने जो बोला एग्जैक्टली पेपर बिल्कुल वैसा नहीं था, उसमें काफी कुछ ऐसा था जो कोर्स में नहीं था। अब कोर्स में नहीं था, क्या था। नॉर्मली मैं पेपर्स पे वीडियो नहीं बनाता कि पेपर के बाद उसको एनालाइज करें, लेकिन इस पेपर की एनालिसिस बनती थी क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी दी गई जो आपके पेपर पैटर्न से बिल्कुल अलग थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। हाँ, कुछ चीजें थी वो जो हम सोच सकते थे, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग को चलाना पड़ेगा। अब कोई बच्चे पेपर करके आए, कई सीरियसली पेपर में ब्लंडर करके आए, तो गाइस सीरियसली नो फॉल्ट ऑफ योर्स। ऑनेस्टली पेपर में कई सारी ऐसी दे दी गई जो हमें वर्कआउट करनी कभी नहीं बताई गई थी। अगर आप बोलते हो शॉर्ट नोट्स में, हमारे पास 5 शॉर्ट नोट्स दिए गए थे, इनमें से सिर्फ 3 शॉर्ट नोट्स मेरे नोट्स में थे। सीरियसली 5 में 3 मतलब 2 नहीं थे, तो सीरियसली मुझे लगता है 2 क्यों नहीं थे यार। लेकिन वो 2 आउट ऑफ फेस पूरी तरह कहां से दिए गए किसी को आइडिया नहीं था। आपने कहा सर सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट नोट था, राइट शॉर्ट नोट एंड यू टू किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखना था। आपने कहा सर किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखना था। द वेरी फर्स्ट ऑन रोमन जैक्सन, सेकंड ऑन मिचेल फॉलकॉट, इट इज फ्रॉम द नोट्स। नोट फॉर प्रे ये भी नोट्स में है, डोंट वरी अबाउट इट। क्रिटिकल थ्योरी नोट्स का पार्ट था, थ्योरी नोट्स का पार्ट था। तो शॉर्ट नोट में सॉरी 4 आउट ऑफ 5 हमारे नोट्स में थे, अगर आपके पास नोट थे। हाँ, लास्ट आर डिस्कशन में मैंने ऑनेस्टली मिचेल फॉलकॉट डिस्कस नहीं किया, नॉर्मन को डिस्कस नहीं किया, धोनी और क्रिटिकल थ्योरी डिस्कस हुआ खाली। अब आपने कहा सर 4 तो नोट्स थे, तो शॉर्ट नोट्स में आगे हमारे पास की नोट्स में था एग्री। अब मैं आगे डिटेल नोट्स की बात करूंगा सर, इसमें लिख के आए सर वो कितना ठीक है कितना गलत है उसकी भी डिस्कशन कर ली जाए ना। जब सर एनालिसिस कर रहे हैं तो डिस्कशन तो पूरी होनी चाहिए। तो पहला आ गया हमारे रोमन जैक्सन। सर रोमन जैकब्सन या रोमन जैकब्सन एक्चुअली क्या था भाई, ही वाज अ लिंग्विस्टिक या ही वाज अ लिंग्विस्टिक फॉर्मलिस्ट एंड लिटरेरी थ्योरिस्ट। लिंग्विस्टिक फॉर्मलिस्ट एंड लिटरेरी थ्योरिस्ट था। ही वर्क्स टू हैव द मॉडर्न डिफाइन मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड गेन रिकॉग्निशन डिपेंडेंट साइंस। सर ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। आई रिपीट, एमईजी 05 जो हमने कहा ना 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी, उसमें आपने कभी भी इसको नहीं देखा होगा, ना ही उसके कोर्स का पार्ट था। तो आपने कहा सर ये आउट ऑफ द सिलेबस डाल दिया गया, तो आई कांट हेल्प इन दैट केसेस। अगर ऐसा कुछ आता है वहां से तो उसमें तो सीरियसली मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं लेके आऊंगा जो आज तक हुआ ही नहीं। अगर वो कहीं से उठा के डाल दी जाएगा तो गाइस nobody is going to take the blame of that one. Jump up to the second one, मिचेल फॉलकॉट। सर आपने मिचेल फॉलकॉट की बात की, या फ्रेंच हिस्टोरियन था, डेफिनेट फिलोसफर था, एसोसिएट था, स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज मूवमेंट्स में से काम किया था। इसको पूरा डिटेल में दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स में, अगर आपने लिए हुए हैं तो आपको पता होगा। उसमें था हमारे पास 18 या 19 नंबर इसी का था। कम अप टू नॉर्थरोप फ्रे। सर नॉर्थरोप फ्रे तो हमने पढ़ा था लिटरेरी क्रिटिक के अंदर, डेफिनेटली पढ़ा था आपने। ऑथर था, एकेडमिक भी था, इसने ऑलमोस्ट 20 to 25 बुक्स लिखी थी अपनी लाइफ टाइम में, इंक्लूडिंग एटोनॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। एटोनॉमिक क्रिटिसिज्म दैट वाज पब्लिश्ड इन 1957 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीरीज से कुछ आगे पीछे हो सकता है, विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंस पब्लिकेशन। लेकिन ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ऑनेस्टली ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, जिसको हम सिग्निफिकेंट वे में लेके चलते हैं कि ये हमें करना चाहिए, करने का तरीका होगा, इसको फॉलो करना है। देन जंप अप नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्रिटिकल थ्योरी। अब आपने कहा क्रिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना था सर, उसके अंदर क्या लिखना था आंसर। क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली अप्रोच थी सोशल फिलॉसफी की, जो फोकस करती सोसाइटी को, कल्चर को, रिवील करती क्रिटिक को, चैलेंज करती पावर स्ट्रक्चर को। सर आपने कहा क्रिटिकल थ्योरी हमने डिस्कस भी की थी लास्ट में, तो क्रिटिकल थ्योरी आई होप सबके सब लिख के आएंगे, और ध्वनि ऑलमोस्ट सबके सब लिख के आएंगे। ये अकेला ऐसा शॉर्ट नोट था जिसको देख के सबने सांस ली होगी, ध्वनि आया, ध्वनि तो हम कर ही लेंगे। द टर्म ध्वनि विच वाज बीइंग यूज्ड बाय ग्रामर टू एक्सप्लेन द स्वॉट एक्सप्लेन साउंड, ऑनेस्टली द सेंस ऑफ द साउंड ध्वनि कहता था। अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं सर टोन बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, वो आवाज बोलते हैं जो किसी चीज को रीड करते हुए सुनाई देती है। तो आप ध्वनि को हाईलाइट करते हैं, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी थी शॉर्ट नोट्स में, डिटेल में था आपके पास। जंप अप टू द मेजर क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स द अटेम्प्ट एट क्रिटिक ऑफ द रोल ऑफ द डांस इन एंशिएंट ग्रीक थिएटर। जब एंशिएंट ग्रीक थिएटर आया तो कई बच्चे क्या गया एरिस्टोटल प्लेटो को डाल दिया। ग्रीक की बात की, ग्रीक थिएटर की बात की, सर यहाँ पे उसने रोल ऑफ डांस बोला। अगर जिन्होंने यहाँ पे एरिस्टोटल प्लेटो का पॉइंट व्यू डाला, लेकिन उन्होंने नाट्य शास्त्र में उसके सारे भावास को ऐड ऑन कर दिया, तो दे विल गोइंग टू गेट द मार्क्स, सीरियसली दे विल गोइंग टू गेट द मार्क्स, उनको वहां नंबर मिलने वाले हैं।
क्योंकि ये नाट्यशास्त्र, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, ये सब एड ऑन कर सकते हैं। डांस की फॉर्म्स हैं, भावास हैं, हाईलाइट करते हैं। एरिस्टोटल और प्लेटो ने इमिटेशन को हाईलाइट किया, उसने कहीं भी डांस की बात नहीं की। इसलिए मैंने बोला कि इनका एड ऑन करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने इनको ऐड किया तो सीरियसली आपके लिए हेल्पफुल है, हम चीज़ों को क्लियर भी कर पाएंगे एंड देन विल गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ बेटर वे। तो आपके लिए सीरियसली बहुत हेल्पफुल भी होगा, आप चीज़ों कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, उन सब पे काम करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सीरियसली ईजी था, जो बच्चे कहते हैं सर आपके नोट से था ये वाला, हम समझ गए। What effect does romantic stress on individual and spontaneity of expression have on the poetic forms? ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ था। तो यार ऑनेस्टली ऐसा नहीं हो कि हम पेपर नहीं कर सकते, पेपर तो आराम से कर सकते कि शॉर्ट नोट्स आपका हो गया था। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3 सॉरी नंबर 2 तो मैं साइड करता हूँ कि हमने नहीं किया है सीरियसली, वो डांस को रिलेटेड कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, वो क्वेश्चन दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, अगर किसी ने सीरियसली थॉटफुल प्रोसेस में पूरा सोचा तो उसको पता था कि आंसर क्या लिखना था। लेकिन सीधा क्वेश्चन 3 पे आते हैं, जो एक्चुअली वही क्वेश्चन था जो हम आराम से कर सकते थे। That is what effect did the romantic stress on individual and spontaneity expression have on the choice of poetry form? Say poetry diction, expression, William Wordsworth का point of view, preface to lyrical ballad, वो सारी चीजें यहाँ इस आंसर में आनी थी। अब आपने किस तरह सिग्निफिकेंट में एड ऑन किया, चीज़ों कैसे क्लियर किया, वो इमेजिनेशन का आंसर, फैंसी इमेजिनेशन, बायोग्राफी लिटरेरी वाला पॉइंट भी यहाँ ऐड होगा इसमें। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको आता होगा, ये हमने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे डिस्कस किया था। इंटेंशनल पॉलिसी, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, वेदर इन शॉर्ट नोट और वेदर इन फुल फ्लेश फॉर्म, ये आना ही आना था। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंशनल पॉलिसी? इंटेंशनल पॉलिसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, नोट्स में भी डिटेल में था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आपने कहा सर यहाँ पे हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, उसकी डिटेल लिखनी थी। विमसेट की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको भी आपने लिखा उसके बारे में, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव सिग्नल था हमारा जो हम कर लेते। तो 2 फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे जो नोट से आगे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट सारे थे, एक को छोड़ के। नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स था। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 5 वॉज आउट ऑफ बॉक्स। जो MEG 05307 पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन था, क्यों उन्होंने यहाँ कमला दास को पढ़ा, उन्होंने इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उनको पता है कि कमला दास एक फेमिनिस्ट राइटर थी जो ऑटोबायोग्राफी वे में लिखती थी, ऑटोबायोग्राफी वे में लिखती थी। अब भाई सर हमने तो कमला दास नहीं पढ़ा, हमारे पास MEG 007 नहीं था, हम क्या करते फिर? तो तुम लोगों ने अगर फेमिनिज्म को हाईलाइट कर दिया, अगर आप लोगों ने क्या किया, फेमिनिज्म के पॉइंट को क्लियर किया, उसको लेके डिफाइन कर दिया, देन यू गेट द पॉइंट, सीरियस यू गेट द पॉइंट, आपको मार्क्स मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। आपने कहा फेमिनिज्म पूरा एक्सप्लेन किया, हमने कमला दास के इंट्रोडक्शन, अगर हमें थोड़ी भी आइडिया थी पोइट्री की, उसका इन्फ्लुएंस डालते, जहाँ एक पैट्रियर्कल सोसाइटी को हाईलाइट किया, जहाँ वुमेन की कोई जगह नहीं सोसाइटी में, उसने उस पोइट्री में सिर्फ यही बताया। अगर आपने सब मेंशन किया देन यू गेट द पॉइंट सीरियसली। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्लियर करता है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो यार ये हो गए हमारे, लेकिन ये 5 मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ये उनके लिए जो MEG 07 पढ़ते, वैसे आउट ऑफ बॉक्स था। चलो जी, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय फेमिनिस्ट थ्योरीज यूजिंग कमला दास एंड इंट्रोडक्शन। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आया हमारे नोट से एग्जैक्टली कंप्लीट आया। एनालाइज द लिमिटेशन डीकंस्ट्रक्शन एज अ मेथड ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी। यहाँ मेथड डीकंस्ट्रक्शन को पूरा क्लियर किया, डीकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट को बताया, फिर यहाँ पे आप अपना पॉइंट भी बताते हो डीकंस्ट्रक्शन लेके। और जिन्होंने नोट्स को थॉरोली पढ़ा था वो पूरा आंसर यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते थे, सीरियसली कॉपी पेस्ट कर सकते एंड यू गेट द पॉइंट। तो सीरियसली पेपर में काफ़ी ट्विस्ट दी गई, चीज़ें आपको बताई गई क्या था, लेकिन हाँ ये एग्जैक्टली वहाँ से था। तो भाई जिनको ऐसा लग रहा था कि यार नोट से नहीं आया पेपर, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब जो करके आए हैं, जो नहीं करके आए, मुझे उसका सीरियसली नहीं पता, बट हाँ ये पेपर डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स टफ था, कुछ गलत नहीं था। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कई चीज़ें आप लोगों को नहीं आती थी, इसलिए मैंने उसको टफ बोला। लेकिन हाँ जिनके पास नोट्स थे, अगर थॉरली उनको पढ़ा था, फिर टफ नहीं था, फिर आप आराम से करके आए होगे। क्वेश्चन 3 डेफिनेटली आपको आता था, क्वेश्चन 4 ऑलमोस्ट आपको आता था, क्वेश्चन 5 डिट्टो आपको आता था। क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन हो करना है, 2 क्वेश्चन रह गए, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको आता था क्योंकि ये क्वेश्चन था नोट्स में। हाउ डू यू थिंक पोस्ट मॉडर्निज्म डिफर फ्रॉम मॉडर्निज्म? हाउ डू थिंक पोस्ट मॉडर्निज्म डिफर फ्रॉम मॉडर्निज्म? चेक द नोट्स, ये आंसर डिट्टो का डिट्टो वहां पे है, और कल की क्लास भी चेक करो प्लीज, वहां पे भी हमने पोस्ट मॉडर्निज्म और किसको, मॉडर्निज्म को डिफाइन किया था, और उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना था।
वही यहाँ पे सर्व करना था। तो आउट ऑफ बॉक्स कमला दास रहा हमारे पास, बिल्कुल ठीक। वो सेकंड क्वेश्चन रहा जो आउट ऑफ बॉक्स हो गया। जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये भी आउट ऑफ बॉक्स है, पूरी तरह से आउट ऑफ बॉक्स है। अब हमारे इस पे सर एमबीजी 10 पे चलेंगे। ओरिएंटलिज्म कॉन्सेप्ट उनका है, एमबीजी 05 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भाई 5 क्वेश्चन मैंने बोलते जो आपको करने थे वो आपके नोट से हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 आउट ऑफ बॉक्स। डू यू थिंक द फॉलकॉट व्यूज ऑन दिस कोर्स द पावर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेट ओरिएंटलिज्म। सर ये था, अगर हमने बात करें इग्नू के एमबीजी 05 के बुक्स में था ओरिएंटलिज्म, फॉलकॉट के बारे में मैंने अपने नोट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट पूरा आंसर ये एमबीजी 10 से ले गया। तो आपने कहा जो ये पेपर करके आए हैं उनको क्या करना था। ओरिएंटलिज्म एक नई सोच, एक नई वे आउट को बोलते हैं। थॉट प्रोसेस, द कंप्लीट डिफरेंट थॉट प्रोसेस जिसको लेके आप फॉलो करते हो, चीज़ों को बदलते हो, वो ओरिएंटलिज्म है। तो आपने कहा सर दिस इज द कॉन्सेप्ट वे वी गाइस नीड टू रूल। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पेपर आप हो चुका है। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स टू से यार ये कर लेते हैं वो कर लेते। चीज़ें हैं सीरियसली, आप उनको कैसे करते हो दैट्स ऑल अप टू यू। चॉइस इज एंटायरली योर्स। हमने क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना। आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स कि यार ये एक्सपेक्टेड है, इस पर काम करो, ये हो जाएगा। देखो मैं बिल्कुल ये डिफाइन नहीं करूँगा कि मैंने 100% था, 100% नहीं आया, लेकिन हाँ 100% पेपर सॉल्व करने के जो था वो है आज भी। इसमें से 5 क्वेश्चन करने थे, 5 के 5 क्वेश्चन नोट से एग्जैक्टली हैं। तो अब आप क्या करते हैं कि इनको फॉलो करते हैं, कौन सी चीज़ लेके चलनी है, और जिनसे गलती हुई वो गलती देखेंगे, इस पर रोड करना। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।